Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो ये एक वन शॉट वीडियो है. मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में कवर करे हैं, तो हम उसका रिवीजन करेंगे आज. ठीक है. इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल अपलोड करूंगी. आज इसका आज पार्ट 1 है. जितने हो सकते हैं मैंने इसमें इतने टॉपिक इस पे कवर करने की कोशिश करी है. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक. तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स. तो कैसे हम पॉपुलेशन में से सैंपल बनाते हैं. ठीक है. पॉपुलेशन में से हमें सारा डेटा कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम उसके लिए सैंपल बनाते हैं जिससे हम आइडिया करते हैं. आपको पता है कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर बोलते हैं. ठीक है. और जो हमारे सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक. तो क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे हम सैम्पलिंग क्रिएट करते हैं. तो एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये क्या है कि जो पॉपुलेशन के अंदर कोई भी डेटा, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी ग्रुप है, उसको इक्वल चांस मिलता है. मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी. ठीक है. मतलब कि किसी को भी हम रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन में से. तो इसमें क्या होता है कि दैट every subject or unit has an equal chance of being selected from the population. These probability are usually equals. तो मतलब क्या होता है, हर किसी की probability, मतलब A, B और C तीनों की select होने की probability same होगी 1/3, 1/3 and 1/3. ठीक है. It eliminate the danger of the being biased in the selection process due to one's own opinion and the desires. इसमें क्या होता है, आपको पता होगा ना, बाइसनेस की बात करते हैं हम कि कब सैंपल बाइस्ड होगा, जब हमने क्या हुआ, इंडिविजुअल ने अपनी ओपिनियन, अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग सैंपल क्रिएट किया. मगर लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, बाइसनेस जीरो हो जाती है सैंपलिंग एरर में, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल चांस दिया जाता है हर किसी को. दूसरी तरफ है नॉन प्रोबेबिलिटी. इसमें क्या है, in this process where probability cannot be assigned to units objectively, hence it is difficult to determine the reliability of the sample result in the probability. अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा रिलायबिलिटी के ऊपर, क्या ये डेटा रिलायबल है. क्योंकि अगर आपने पॉपुलेशन में से सैंपल अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्टिव, जो इंसान आपको लग रहा था ये आपका कोई जानने वाला है, आपने उसको उठा के उससे सैंपल बना लिया, वहां पर क्या हो जाएगा, बाइसनेस आ जाएगी, रिलायबल डेटा नहीं होगा. तो इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जो प्रोबेबिलिटी असाइन हुई है या फिर जो सैंपल बना है वो रिलायबल है. अ सैंपल इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्ट करते हैं. It is a good technique for pilot or the feasibility studies. एग्जाम्पल इंक्लूड पर्पसिव. अब क्या क्या सैम्पलिंग होती है इसके अंदर, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ाया था, उसमें मेथड्स बताए थे. पर्पस, हमने जिस पर्पस के लिए सैम्पलिंग किया, हमने जैसे हमें डॉक्टर्स के बारे में जानना था, तो हमने क्या किया, अपने एरिया के, जो हमें लगा ये हमारा पर्पस पूरा कर देंगे, उसी बंदे को उठा के उससे डेटा बना लिया. या फिर अपनी अपनी जरूरत के अनुसार हमारे घर के पास जो भी डॉक्टर थे, जिनसे हम कन्वीनियंटली मिल सकते थे, हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया, कोटा सैम्पलिंग कर लिया. ठीक है. तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं. द यूनिट्स दैट मेक अप द सैंपल आर कलेक्टेड विद नो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर इन माइंड. क्या होता है, जब हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में कोई प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होता है. ठीक है. हम वॉलेंटरी सैंपल सेलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से. ठीक. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार आए हैं, और इसमें दो चीजों में कंफ्यूजन होती है, एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रेटिफाइड और एक क्लस्टर्ड सैम्पलिंग. ये कुछ इनका डिफरेंस करना, क्योंकि क्या होता है कि एक मैचिंग टेबल आ जाती है, यहाँ पे आपको मेथड्स गिवन होंगे, वहां आपको इसके करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना होगा. तो जो सिस्टमैटिक, मेनली तो स्ट्रेटाफाइड और ये क्लस्टर सैम्पलिंग में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं. हम पढ़ते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो क्या है कि हमने रेंडमली कोई भी, जैसे बॉक्स था, उसके अंदर बॉल्स पड़ी हैं, हमने हाथ डाला, जो भी हमें एक दो बॉल रेंडमली हमारे हाथ में आ गई, उसको सेलेक्ट कर लिया. तो ये क्या होता है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड होती है हर एक एलिमेंट को. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग is selected by assigning a number of each element in the population list and then using random variable table. हमने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स है वो टेबल में अरेंज कर दिए और रेंडमली हमने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, वो हमारा क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिलेक्शन ऑफ सैंपल units is done in a sequence separated on a list by the individual selection. ठीक है. हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम डेटा को सेपरेट करते हैं. इसकी जो डेफिनेशन आती है वो इस तरीके से आती है कि इस मेथड में एवरी nth एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इज सेलेक्टेड एज द सैंपल, starting with the sample event and randomly selected from the k elements.
के एलिमेंट्स है, मतलब पूरा एलिमेंट है, उसमें से हमने n सैंपल्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1000 एलिमेंट्स की कोई पॉपुलेशन है, उसमें से हमने सैंपल साइज हमें चाहिए था 100 का, हमें सैंपल साइज 100 का चाहिए था। तो हमारा क्या हुआ, देन के वुड बी, तो हमारा के कितना होगा, मतलब एक एक जो के बनेगा वो बनेगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 10 10 की लिस्ट बनेगी। नाउ इफ the number 7 is randomly selected from the first 10 element on the list, then the sample would be continued down list selecting the 7th element from the subsequent group of 10 element। तो इसमें क्या होता है, इसका मेन डेफिनेशन इसकी ये वाली आती है, ये वाली हाईलाइटेड है कि every nth item from the list is selected as a sample starting with the sample element and randomly from the k element। n था, उसमें से आपने k एलिमेंट अपना क्रिएट किया, उसमें से आप डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इट इज यूज्ड व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच होमोजीनियस सब ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन नीडेड टू रिप्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब आप सब ग्रुप कैसा बना रहे हैं, यहाँ पे होमोजीनियस, पॉपुलेशन में से आपने होमोजीनियस सब ग्रुप बनाए। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, जैसे आपने बोला विमेन का डेटा, इधर आपने मैन ले लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमने होमोजीनियस ग्रुप बनाए, सब ग्रुप बनाए पॉपुलेशन में से। द फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप, जिसको हम स्ट्रेटा बोलते हैं, based on mutually exclusive criteria. Random और systematic samples are taken from each subgroup. आपने क्या किया, यहाँ से स्ट्रेटा बना दिए इनके, फिर इसमें से आप रेंडमली या सिस्टमेटिक वे में एक एक सब ग्रुप में से कोई कोई एलिमेंट निकालते हो। द सैम्पलिंग fraction for each subgroup may be taken as the same proportion as the subgroup has in the population। तो इसमें क्या किया, आपने पॉपुलेशन में से स्ट्रेटा बनाए, ठीक है, वो विद इन इस स्ट्रेटा के अंदर सारी चीजें क्या, जो लोग हैं वो सब क्या है, होमोजीनियस है, सबके फीचर करेक्टरिस्टिक सेम है। उसके बाद आप हर एक सब ग्रुप में से रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, इसको हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग द पॉपुलेशन दैट इज बीन sampled is divided into naturally occurring groups called as the cluster। आपने पॉपुलेशन को नेचुरली सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। क्लस्टर इज अ हेट्रोजीनियस। अब क्या होता है, स्ट्रेटा जो स्ट्रेटिफाइड में बनाए थे वो क्या थे, होमोजीनियस इन नेचर थे, मतलब उनके अंदर जो चीजें हैं, उनके अंदर जो लोग हैं वो सब सेम है। मगर क्लस्टर क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। एज पॉसिबल टू मैच द पॉपुलेशन क्लस्टर विच सेज द क्लस्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब स्ट्रेटा में क्या हो जाता है, सब तो उस ग्रुप के अंदर होमोजीनियस हो गए, किसको भी सिलेक्ट कर लो आप। मगर क्लस्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या है, हेट्रोजीनियस है, कि आप या तो इसे उठाओ, इसे उठाओ, तो सारे में आप एक पॉपुलेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अ रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम विद इन वन और मोर सेलेक्टेड। तो आप क्या होता है, सिलेक्शन आप क्या कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा में से कर सकते हो। डिफरेंस क्या है क्लस्टर और स्ट्रैटा में, क्लस्टर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस सब ग्रुप होते हैं, मतलब जो सब ग्रुप बन रहे हैं वो कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है। और स्ट्रेटा में क्या है, होमोजीनियस सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। A summary of probability sampling discussed below। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसमें आपका क्या आता है, जैसे कि आप बिना प्रोबेबिलिटी के अपनी मर्जी से, अपनी आपकी जो आपको पास में अवेलेबल है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, आपने उसी से अपना डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको राइट प्लेस पे राइट टाइम पे जो मिल गया, आपने वहां से एलिमेंट्स अपना डेटा कलेक्ट किया। कोटा क्या है, प्रोपोर्शनेट। इसमें क्या होता है, दिस इज अ सैम्पलिंग इन विच सर्टेन डिस्टिंक्ट और नोन कैरेक्टरिस्टिक इन द पॉपुलेशन शुड अपीयर इन रिलेटिवली सिमिलर प्रोपोर्शन। मान लो कि एक ए पॉपुलेशन है जिसमें एन कितना है, 100 है, जिसमें से 60 फीमेल है और 40 मेल है। एन आपको बनाना है, सैंपल 20 का बनाना है, ठीक है। इफ अ सैंपल इज एन 20 इज टू सेलेक्टेड देन रेशियो इज, आपने देखा होल पॉपुलेशन का रेशियो मैन और फीमेल का क्या है, 6:4। तो आप क्या करेंगे, 20 को भी आप 6:4 में डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब कि जो आप डिवीजन करेंगे तो 20 का 6/10, मतलब कि 12 तो आप फीमेल ले लेंगे और बचे हुए 8 आप क्या ले लेंगे, मेल ले लेंगे। मतलब जो पॉपुलेशन जिस, मतलब जो करेक्टरिस्टिक जिस रेशियो में डिवाइडेड है उसी रेशियो में हम सैंपल को भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है कोटा या प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। सो एक्सपर्ट एंड जजमेंटल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, जो डिसीजन मेकर है वो अपने, उसके ऊपर पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है कि वो क्या एलिमेंट को इंक्लूड करे सैंपल में। मतलब वो इतना एक्सपर्ट है कि उसकी जजमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इसमें वो क्या करता है, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी भी, जो भी उसको एलिमेंट सेलेक्ट करना है वो कर लेता है। अब आता है चेन रेफरेंस, स्नो बॉलिंग एंड नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपकी एमवे वगैरह की जो कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, चेन बनाते हैं। एक उन्होंने पकड़ा है मेन हेड,
उसके अंडर में 2 आए, फिर उसके अंडर में जितने आए उन्होंने उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया। ऐसा ही स्नोबॉलिंग में होता है। हमें क्या करता है, जैसे हमारा एक जिसको डिसीजन लेना है उसने क्या करा, एक इंसान ए उठाया, ठीक है, फिर उससे क्या किया, फर्दर और लोगों का डेटा लिया, ठीक है, फिर इसके पास भी आया तो उसने और फर्दर लोगों का डेटा उसको दिया, तो मतलब एक से फिर उसको जितनों का डेटा पता था उसके बारे में पूछ लिया, तो ऐसे इन्होंने क्या करा, एक नेटवर्क बना दिया। तो रिसर्चर स्टार्ट विद अ पर्सन हु डिस्प्ले क्वालिटी और इंटरेस्ट, देन रेफर टू नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इसने एक को सिलेक्ट किया, फिर वो चीजें, वो क्वालिटी, वो इंटरेस्ट, वो बाकियों को आगे रेफर करेगा, आगे वाले आगे करेंगे, ऐसे ये स्नो बॉलिंग चलता है, नेटवर्किंग चलता है। नेक्स्ट है आपका एरर इन सैम्पलिंग। ड्यूरिंग सैम्पलिंग, अब आता है सैम्पलिंग के टाइम में एरर्स क्रिएट होते हैं। तो आपके एरर्स 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है सैम्पलिंग एरर, एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। एरर कैन बी करेक्टेड बाय सैम्पलिंग विदाउट बायस। एरर हम करेक्ट कर सकते हैं सैम्पलिंग जो विदाउट बायस है। सम कॉमन सोर्सेज ऑफ बायस क्या क्या हो सकते हैं, कैसे बायसनेस, बायसनेस का मतलब क्या होता है कि जब आपका सैंपल में एरर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो सैंपल कैसा हो गया, बाइस हो गया। तो इनकरेक्ट सैम्पलिंग ऑपरेशन, मान लो कि आपने इनकरेक्ट सैम्पलिंग ऑपरेशन यूज किया था, इसलिए आपका सोर्स ऑफ बायसनेस आ गई। नॉन इंटरव्यूज हुए। सम एरर दैट अराइज इन सैम्पलिंग आर डिस्कस बिलो। अब कैसे कैसे सैम्पलिंग एरर आते हैं, एक होता है सिलेक्शन एरर, कि आपने जो सिलेक्शन एरर था, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉपुलेशन में से जो एलिमेंट सेलेक्ट करने का था वो आपने गलत किया। सिलेक्शन एरर अगर व्हेन सम एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड देन अदर्स। मान लो कि आपके पास एक पॉपुलेशन थी ए और बी, आपने बी को सिलेक्ट कर लिया जिसमें कि ए की भी हायर प्रोबेबिलिटी थी सिलेक्ट होने की, कि उसको भी आप एक यूजफुल एलिमेंट मान सकते थे, तो उसको सिलेक्शन एरर कहते हैं, कि जिसको आपको करना था आपने उसे नहीं किया, तो इस टाइप की सैम्पलिंग को हम, इस टाइप के एरर को हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। Such kind of error can be avoided by choosing the sample so that all the customer have the same probability of being selected. अब इसमें क्या होता है, consider a scenario where a manager of a local supermarket wishes to measure the how satisfy his customer. एक लोकल सुपरमार्केट का मैनेजर है जिसको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मेजर करनी है। ही प्रोसीड टू द इंटरव्यू सम ऑफ देम फ्रॉम 8 to 7। 8 to 7 के बीच में उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया, ठीक है। कस्टमर हु डू देयर शॉपिंग इन आफ्टरनून आर लेफ्ट आउट एंड विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड, मेकिंग द सैंपल अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द कस्टमर। उसका टाइमिंग क्या हो गया, 8 से 12 हो गया। और जो कुछ लोग थे, वो जो बहुत ज्यादा लोग थे जो नून के टाइम में आते हैं, उनको उसने कंसिडर नहीं किया उसमें। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ एरर, इस एरर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम क्या करें, कस्टमर्स को की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन सेम रखें। मतलब ये नहीं कि हम टाइमिंग ये ना रखें, हम मॉर्निंग से रखें और हम शाम तक का टाइम रखें, कि इस बीच में जो भी आएंगे हम उनके इंटरव्यू लेंगे। तो इस तरीके से हम इस सैम्पलिंग एरर को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नो रिस्पॉन्स एरर, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल दैट सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट वांट और कैन नॉट आंसर सर्टेन क्वेश्चन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया है ये उसके ऊपर आ जाता है कि उसने आपकी कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया, तो ये हो जाता है नो रिस्पॉन्स एरर, ठीक है। हम लोगों के पास कई बार आता है कि हम कहीं से कुछ खरीद के लेके आते हैं, फिर वो हमें बोलते हैं हमें रेटिंग्स दीजिए, तो हम रेटिंग्स नहीं देते हैं, तो ये हो जाता है नो रिस्पॉन्स एरर, कि उस एलिमेंट ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया। It may also be happen when a questionnaire including personal questions that some of the member of the population do not answer honestly or would rather avoid answering। तो कुछ ऐसा होता है, क्वेश्चनेयर्स बनते हैं, उसमें आपने कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो लोग आंसर नहीं देते, ऑनेस्टली अवॉइड करते हैं उन आंसर को। दीज एरर आर जनरली वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अवॉइड, बट इन केस that we want to check honesty in the answer, we can include some questions, can filter questions to detect if the answer are honest. This is non-sampling error। तो ये क्या होता है, ये नॉन सैम्पलिंग एरर है, क्योंकि एरर आपके सैम्पलिंग सिलेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है वो जो एलिमेंट है, वो जो कस्टमर है जो आपने सेलेक्ट किया था उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक आता है आपका इंटरव्यू इन्फ्लुएंस। द इंटरव्यूअर में फेल टू impartial, that is she is cannot promote answer more than others। क्या होता है, ये इसमें क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर क्या हो जाता है, आंसर नहीं ले पाता है लोगों से। इसमें द इंटरव्यू में फेल टू इम्पार्शियल दैट ही और शी नो कैन नॉट प्रमोट सम आंसर मोर देन अदर्स। मतलब और अगर कोई और इंटरव्यू ले रहा होता तो वो कस्टमर से ज्यादा आंसर पूछ पाता। ये कि इसमें क्या आ जाती है, बाइसनेस आ जाती है कस्टमर उसकी, इंटरव्यूअर की, कि वो कस्टमर्स के साथ अच्छे से कांटेक्ट नहीं बना पा रहा है कि उनसे वो अपने क्वेश्चंस के आंसर करवा सके।
तो यहाँ पर उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। तो रिमार्क क्या है, सैंपल दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड बाइस सैंपल। मेन आपका ये हाईलाइटेड है कि वो सैंपल जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है पॉपुलेशन को ऑफ इज कॉल्ड, उसको हम बाइस्ड बोलते हैं, बाइस्ड सैंपल। वो सैंपल जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का। तो स्क्यूनेस, स्क्यूनेस आपको पता है ना, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें आपका इस पॉइंट पे क्या होता है, आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपका सिमेट्रिकली कब होता है, जब दोनों पार्ट देखो, दोनों लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट दोनों में इक्वल डिवीजन है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। मीन, मीडियन, मोड तीनों उसमें सेम है। दूसरा आता है आपका नेगेटिवली स्क्यूड, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाता है, आपका मोड सबसे ज्यादा होता है, देन आपका मीडियन होता है, देन आपका मीन होता है। दूसरा आपका होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें आप क्या होता है, मीन सबसे ज्यादा होगा, देन मीडियन एंड देन मोड। तो ये है स्क्यूनेस, राइट, लेफ्ट, और जब कब सिमेट्रिकली होता है। तो ये चीजें आपको तीनों इसमें याद करनी होगी। और इसमें स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के फॉर्मूले होते हैं, हमें वो फॉर्मुलेज भी करने हैं। तो अभी मैंने इस क्लास में आपको थ्योरेटिकली ज्यादा फोकस किया है स्क्यूनेस वगैरह पे, इनका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। इनके क्या क्या वैसे मैंने किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, जिसने नहीं किया है, मैंने स्क्यूनेस निकालने के फॉर्मूले कराए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ ओवरव्यू दे दिया है, वहां से आप अपना स्क्यूनेस की प्लेलिस्ट में जाकर जो आपकी प्रिपरेशन वाली DSSS स्टैटिस्टिकल है उसमें कराए हुए हैं। अब रिमार्क क्या है, if a distribution is distorted by a extreme value skewed, then the median or the mode is more representative than the mean। मान लो कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होता है, आपका मीडियन और मोड क्या होता है, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है एज कंपेयर टू मीन। अब आता है आपका किटोसिस। किटोसिस क्या बताता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कर्व होता है, उसकी पीकनेस बताता है। ये मेजर करता है डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो तरीके से होते हैं, आपको लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लेटोकर्टिक। लेपोकर्टिक आपका क्या होता है, जो पीक होता है, हाईली पीक होता है, हैवी कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अराउंड ऑफ सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, मेसोकर्टिक क्या होता है, मॉडरेटली पीक, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है। पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, मतलब उस कर्व को, वो हमारा मेसोकर्टिक होता है। प्लेटोकर्टिक क्या होता है, फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और ये पीक्ड वाला है, इसकी हाई पीकनेस होती है। प्लेटोकर्टिक में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन आर वाइडली स्प्रेड ओवर द अबाउट द सेंट्रल लोकेशन, वाइडली स्प्रेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी। आपको पता है प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 और 1 के बीच में, ये रेंज बोलते हैं, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, और ये होता है लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इफ ए कैन नॉट अकर, दैट इज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, तो हम क्या बोलेगा, मान लो ए होने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम 0 बोल देंगे। ठीक है, अब अगर इफ इवेंट इज सर्टेन टू अकर, या फिर किसी की प्रोबेबिलिटी की होगी ही होगी, हम बोलेंगे ना आज तो बारिश होनी ही होनी है, पक्का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अगर क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब जैसे हमें सम निकालना होता है, तो वो हमारा कैसे निकलता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमने सारे एलिमेंट के एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटीज को ऐड किया है, वो उसका समीशन 1 के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, इफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग, कोई इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी ए से डिनोट करते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट अकरिंग, अब इसकी ना अकर होने की, तो उसका क्या होता है, 1 माइनस पी ए। नोट करो, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल देते हैं, इसको हम पी ए डैश भी बोल देते हैं, और इसको पी ए, यहाँ पर बार है और यहाँ पर ये डैश है। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट है आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, intersection of two events, the intersection of two events A and B is set of outcome that belongs to both A and B simultaneously, it is written as A intersection B, A and B, A and B, and the key word is and। जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम एंड वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन हो रहा है दो ए एंड बी का, सेट ऑफ आउटकम दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, मतलब कि ए और बी। ये आपका ए था, ये आपका बी है, और ये वो वाला पार्ट है इंटरसेक्शन का जिसमें ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, a union of event A and B is a set of outcome that belongs to either A or B or both, द की वर्ड इज और, मतलब यूनियन के लिए हम और यूज करते हैं। जो क्वेश्चन में और लिखा होगा इसका मतलब आपको ए यूनियन बी निकालना है, इनका टोटल।
या तो वो दोनों एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, या तो ए है या बी है या फिर बोथ है। और इंटरसेक्शन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें लिखा होता है एंड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम दैट आर नॉट कंटेन्ड, अभी बताया था मैंने, जो एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो पी ए माइनस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस से सी लिख लो, या पी ए डैश लिख लो, या पी ए बार लिख लो, इन दोनों का सम क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कोई एक एलिमेंट निकालना होगा तो माइनस कर देंगे। ये है आपकी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, आपके क्वेश्चन आया भी हुआ था, उसको हम पहले तो क्या बोलते हैं? ए और बी, इसी को हम क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। तो वो आपकी क्या होगा? इसमें कुछ भी, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के मतलब क्या है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। ठीक है, मतलब कि इंटरसेक्शन क्या है? इसमें 0 है, इसलिए हमने यूनियन में क्या होता है? आपको इंटरसेक्शन माइनस करना होता है, मगर इसमें कुछ यूनियन में, इसमें कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम वहां पर 0 करके हमारा मेन फॉर्मूला यही हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि मान लो 5 और 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर आपने एक डाइस थ्रो किया है तो आपको पता है आपके सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। एक डाइस थ्रो करोगे तो यही आ सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें बताना है 5 और 6, तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकाल लेंगे। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 6, 1/6। ऐसे ही इसकी भी 1/6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। अब आता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसमें क्या है? नॉन म्यूचुअली में मतलब कि इनके अंदर कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन है। तो उस केस में आपका यूनियन कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसमें से माइनस करेंगे इनके बीच में जो भी कॉमन है, जो भी इनके बीच में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। ठीक है, तो हमें पी में से ए एंड बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करना होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? डबल काउंटिंग हो गया, कि वो एलिमेंट यहाँ भी काउंट हुआ होगा, देखो यहाँ पे कॉमन है, तो जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला होगा तब भी ये एरिया काउंट हुआ होगा, जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला होगा तब भी ये कॉमन एरिया काउंट हुआ होगा, इसलिए हम इस इंटरसेक्शन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन लॉ। मल्टीप्लीकेशन लॉ pertains टू बी अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब इवेंट्स कैसे होने चाहिए? या तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। द की वर्ड इज एंड। क्या की वर्ड है? एंड। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपका कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी? पी एंड बी, इसमें आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब मैंने इसमें वो बेसिक चीजें लिखी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी होता है, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट ए अक्रिंग रिगार्डलेस ऑफ सर्टेन कंडीशन प्रिवेलिंग। हमें क्या करा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं, और जो बाकी इवेंट्स हैं हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। A frequency distribution describe the occurrence of only one characteristic of time of interest at a time and used to estimate the marginal probabilities. इसमें क्या करें? हम जो probability of A निकाल रहे हैं, तो हम बाकी जो characteristics हैं उस इवेंट के, हम उनको कंसिडर नहीं करते, हम खाली एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, हम खाली ये देख रहे हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ एक है, तो वो होती है हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिन का पता है ना? वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, बस हम एक एक्स्ट्रा एक ही एलिमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी। इट इज अ चांस दैट द टू और मोर इवेंट विल अकर साइमल्टेनियसली। ये चांस है कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स अकर हो सकते हैं एक साथ। इट इज द अकरेंस ऑफ इवेंट एट अ सेम टाइम। इट इज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑन एनी टू इवेंट इज 0, देन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या कह रहे हैं? इफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स की क्या हो, अगर 0 आए, इसका मतलब वो इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, इसको याद कर लेना कि अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी किन्हीं दो इवेंट की 0 आ जाए तो वो कैसे होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? दैट अ गिवन इवेंट अगर अंडर अ कंडीशन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। हमें क्या हो रहा है कि ये चीज हो चुकी है, तब इस चीज का क्या होगा? ठीक है, आज बारिश हो गई है, तो कल होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो हमने एक इवेंट का बोल दिया है कि वो हो चुका है, तब हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बताओ इस इवेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका सिंबल क्या होता है? पे ए
ऐसे हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मेंशन करते हैं। इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए इज विल अकर गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रॉपर्टीज बताइए मैंने आपकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, हमने पढ़ा था। डिस्क्रीट क्या होता है आपका? डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आपको x की वैल्यू 1 2 3 4 5 इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं होती है, जिसमें हम वेरिएबल्स को x1 x2 x3 लेट कर सकते हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x हम कैसे निकालते हैं कि हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करती है? लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, फॉर ऑल द वेरिएबल्स ऑफ x। और सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है आपका? 1 होता है। ठीक है। और मीन आपका कैसे निकलता है? एस्टिमेटेड मीन निकालते हैं उसको, एस्टिमेटेड इसलिए हम ex लिखते हैं। समीशन ऑल दी एक्स ऑफ वैल्यू, हम xi की मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटीज के साथ करते हैं, उसका समीशन निकालते हैं। तो आप उससे अपना म्यू निकाल सकते हैं, एस्टिमेटेड मीन निकाल सकते हैं। ठीक है। वेरिएंस आपका कैसे निकलता है? वेरिएंस अगर आपको डिस्क्रीट का निकालना है तो वो आपका निकलता है जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं, एस्टिमेटेड x माइनस म्यू का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। ये हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन एक और कराऊंगी। ठीक है, नोट करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो मेथड इसका ये, दूसरा हम ऐसे को कैसे लिख सकते हैं कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर किया, उसकी एक्सपेक्टेड निकाली, माइनस में जो एक्सपेक्टेड निकाली है उसका स्क्वायर किया है। इसका मतलब है, इसका मतलब आपका क्या है? म्यू का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपको x गिवन है, ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है x की। आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको पता है समीशन ऑल दी प्रोबेबिलिटीज आपने लिख ली यहाँ पे, सम करा सारी प्रोबेबिलिटी का तो वो 1 के इक्वल आएगा। फिर आप मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं? हम x की मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई इसकी कोरस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी 0.05 के साथ, प्लस 1 की मल्टीप्लाई हम उसकी कोरस्पॉन्ड 0.25 के साथ, प्लस 2 की इसकी कोरस्पॉन्ड 0.30, 5 की मल्टीप्लाई इसकी 0.20, 10 की इंटू में 0.20, मतलब हर एक x का वेरिएबल जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी उसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसका समीशन निकाला तो आपका म्यू निकल आया। अब आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारा? xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आप x लिया, जो आपके पास x क्या था? 0 1 2 5 10। हर एक एलिमेंट में से आपने क्या किया, और पहले ही माइनस किया म्यू, उसका स्क्वायर, इनटू में आपने क्या किया? प्रोबेबिलिटी करी, उसकी कोरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके 2-3 टाइप है फॉर्मूले के निकालने के। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया था, वो सबसे इजीएस्ट था, वो कर सकते हैं। उसमें हमने क्या किया था? x गिवन था, p गिवन था, xp निकाल लिया। ठीक है। फिर हमने इस xp में क्या किया? p के साथ ही एक बार x की और मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा पी एक्स स्क्वायर निकला है। माइनस में हमने क्या किया? म्यू का स्क्वायर कर दिया। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होगी, टेबल बनाएं, जल्दी से हो जाएगा। टेबल बनाना में ज्यादा इजी रहती है, तो टेबल बनाएंगे। तो हमारा x क्या है? 0 1 2 5 10। प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.05, 0.25, 0.30, 0.20, 0.20, जैसे जैसे थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है। तो उसके करस्पॉन्ड मल्टीप्लाई करके इसका समीशन आ जाएगा, तो मीन निकल आएगा। एक्सपी का समीशन करेंगे, एक्सपी की मल्टीप्लाई एक और बार एक्स के साथ कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे म्यू के स्क्वायर के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा वेरिएंस। आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस का रूट निकाल लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सिंपल। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो उसको अच्छे से फॉर्मूले लर्न कर लेना। नेक्स्ट आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं? बर्नौली होता है, बायनोमियल होता है, पॉइजन होता है। तो क्या होता है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विच टेक्स वैल्यू 1 विद सक्सेस प्रोबेबिलिटी एंड 0 विद फेलियर प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है? 1 का मतलब है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और 0 है कि अगर आप फेलियर मिलाए तो। रेंडम वेरिएबल x हैज टू पॉसिबल आउटकम। तो क्या होता है? वेरिएबल के दो आउटकम है, या तो 0 या फिर 1। ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकलते हैं? पी एक्स अगर 1 आया है तो मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और x 0 आया है तो 1 माइनस पी मतलब कि फेलियर। ठीक है। तो दैट इज पी एक्स 0 आपका क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो 1 माइनस पी मतलब अगर ये सक्सेस है, और आपको पता है सक्सेस प्लस फेलियर 1 के इक्वल है, तो आपको फेलियर निकालना है, तो वो आपका कैसे निकलेगा? 1 माइनस पी। तो इसमें एक एलिमेंट भी चल रहा है p,
P से आप सक्सेस कर देंगे और आपको फेलियर निकालना है तो 1 माइनस P कर देंगे। अब प्रोबेबिलिटी किसमें, दो पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट डिस्क्राइब ऑल द सिचुएशन वेयर अ ट्रायल इज मेड रिजल्टिंग ईदर सक्सेस और फेलियर। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगा है कि उसके दो ही इवेंट है, या तो सक्सेस होगा या फेल होगा। ठीक है। तो उसका फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, एक्स, आपके एक्स एलिमेंट है, सक्सेस की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस पी, ये आपका फेलियर है, इसका निकलता है पावर 1 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू दो ही है, खाली 0 एंड 1। पी इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द पर्टिकुलर इवेंट विल अकर। पी की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो सक्सेस है कि इवेंट होगा। जैसे कि अ फेयर कॉइन आपने टॉस किया, यू गेट हेड और टेल, ईच विद प्रोबेबिलिटी 0.5। हेड आने की भी 0.5 है, टेल आने की भी 0.5 है। दस इफ हेड इज लेबल्ड एज 1, मान लो कि हेड के ऊपर लिखा हुआ है 1 और टेल के ऊपर लिखा हुआ है 0। अ टेल रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द आउटकम दैट टेक्स वैल्यू 0 एंड 1। तो हमें टेल का निकालना है जो कि आपका x रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटकम दो ही हो सकते हैं, या तो 0 या 1। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट x इज 1 इज p, कि अगर x की 1 आई वैल्यू तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, p होगी। देन वी हैव दैट, तो हमारे पास क्या आया कि अगर आपका p आया x इक्वल्स टू 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, क्योंकि दो ही इवेंट है, 0 या 1। तो नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 2 है। ठीक है। और हमें एक की पूछनी है तो 1/2, और 0 आने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस जो सक्सेस की आई है तो वो भी आ जाएगी 1/2। तो सिंस इवेंट ए x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो ये कैसे इवेंट होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आता है आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा ऑफन अराइजेज इन द फॉर्म ऑफ काउंट्स और प्रोपोर्शंस विल रियलाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमें पता है ना कि जो हमें काउंटिंग में आ जाए वो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। अ कॉमन सिचुएशन टू रिकॉर्ड हाउ मेनी टाइम्स एन इवेंट अकर इज एन, कितनी टाइम इवेंट्स अकर हुआ इसकी हमने क्या लेते हैं, फाइनल एन लेट कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर ईच रिपीटेशन द इवेंट ईदर अकर्स और इट डज नॉट अकर्स। तो मतलब कि हर एक इवेंट या तो वो अकर हो सकता है या नहीं हो सकता है। मोर स्पेशल इसमें क्या होता है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। देयर आर एन ट्रायल्स, मतलब आपके पास एन नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कर सकते हैं। ईच ट्रायल मतलब हर एक ट्रायल, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये एन तक चल रहा है, तो मतलब हर एक इवेंट के होने की सक्सेस एंड फेलियर, ऐसे इसके भी सक्सेस हो सकती है, फेलियर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी इज द कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। तो पी क्या हो गया, सक्सेस काउंट टू काउंट, कांस्टेंट टू कांस्टेंट आपकी चलती रहेगी। तो ट्रायल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एन एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाइंग दीज फोर कंडीशन इज कॉल्ड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक एलिमेंट जो इस सिचुएशन को फुलफिल करेगा उसे बायनॉमियल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। द आउटकम इज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द नंबर ऑफ सक्सेस दैट इज काउंट। तो सक्सेस कितनी होगी, जितनी आपकी काउंटिंग है, एन काउंटिंग है उतनी ही आपकी एन नंबर ऑफ सक्सेस होगी। द डिस्क्रीट वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल। तो पॉसिबल काउंट्स आपके क्या होंगे, मान लो 0 से n तक। देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी डिफाइंस द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बायनॉमियल की, n, p। ठीक है। सपोज वी रिपीट बर्नौली p एक्सपेरिमेंट इन n टाइम्स, मतलब कि हमारा एक हेड और टेल वाला हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को हम n नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं अगर, तो वही आपका क्या बन जाएगा, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। क्योंकि बर्नौली में क्या हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, मगर बायनॉमियल में क्या होता है, वो n नंबर ऑफ टाइम्स होता है। तो हम उस फंक्शन को इसलिए लिखते हैं बायनॉमियल n, p। ठीक है। द quantities n and p are called parameter that and they specify the डिस्ट्रीब्यूशन। एन एंड पी क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितने पैरामीटर होते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो दो होते हैं, एक एन और एक पी होता है। अब देखो जैसे आपका x है, x1 x2 xn तक है, xi सारे क्या है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। ठीक है। x अब क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली रैंडम वेरिएबल। हर एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम बर्नौली रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, और जब इनका समीशन n नंबर तक ले लेते हैं तो ये बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल बन जाता है। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ये हमारा निकाला जाता है NCX
p की पावर x 1 माइनस p n माइनस x। ठीक है, डिफरेंस देख लेना फॉर्मूले में। अब आता है मीन कैसे निकलता है इसमें, मतलब इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू हम म्यू कैसे निकालते हैं, हम n की मल्टीप्लाई p के साथ करते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, एन पी 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी आपका क्या होता है, फेलियर होता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नोटेशन के बारे में बात करें, जैसे आपको पता है कैसे लिखते हैं इसको, बायनोमियल को n कॉमा पी मीन्स बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। मैंने आपको क्वेश्चन कई बार कराया है कि हम पैरामीटर्स पूछते हैं क्या क्या है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है 4 हेड्स इन 6 टॉस ऑफ फेयर कॉइन। अब देखो हमने पहले भी टॉस किया था कॉइन को, मगर हमने उसमें सिर्फ एक बार किया था, इसको इसलिए हमने उसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। मगर अगर हम उसको 6 बार टॉस करते हैं तो वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। उसमें हम फिर एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हेड आपसे पूछा है 4 आने का, तो मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। जब आपने 6 बार टॉस किया तो एन आपका क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6c4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी क्या होगी। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या तो एक पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो क्या हुआ, या तो 2 इवेंट है, हर किसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 1/2। तो सक्सेस की 1/2 पावर होती है एक्स, एक्स कितना है 4, फिर 1 माइनस 1/2 वो भी 1/2 ही होगी। एन आ जाएगा उसमें, एन क्या है आपका 6। ठीक है, तो आपसे 6 माइनस 4 एन माइनस एक्स करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका 15/64 आ जाएगा। मीन पूछेंगे तो एन की मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी के साथ कर दें। एन कितना है 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है p 1/2, तो आ गया आपका 3। वेरिएंस का एन पी क्यू, आपको पता है p प्लस क्यू क्या होता है, 1 के इक्वल। फेलियर और सक्सेस दोनों 1 के इक्वल है, तो क्यू 1 माइनस p हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 आपका फेलियर क्या आ गया, 1/2। तो n 6 इंटू में सक्सेस इंटू में फेलियर कर देंगे तो आपका 1.5 क्या आ जाएगा, आपका वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस इफ दीज अकर विद अ नॉलेज ऑफ एवरेज रेट इंडिपेंडेंट एट अ टाइम ऑफ लास्ट। इसमें क्या होता है, हम एक इंटरवल की बात करते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है या स्पेस में हो रहे हैं इवेंट्स, उनकी बात करते हैं। जैसे कोविड के टाइम में कितने पेशेंट्स को कोरोना हुआ था। ठीक है, तो हम एक फेज की बात कर रहे हैं, एक टाइम की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम कोई डिस्टेंस, किसी एरिया, किसी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, जिसमें कैन बी टेक इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। आपको पता है ना, एक इंसान तो मरा नहीं था, 2 नहीं मरे थे, 3 मरे थे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मरे थे। मतलब कि ऐसा इवेंट जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इन्फिनिटी तक का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, बहुत ज्यादा लार्ज हो, तब हम हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो इसमें पैरामीटर क्या यूज करते हैं, हम लैम्डा यूज करते हैं। ठीक है, लैम्डा मतलब आपका मीन ही होता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे लिखा जाता है, पी एक्स एक्स लैम्डा की पावर एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। एक्स आपका क्या है, नंबर ऑफ इवेंट आपके इन्फिनिटी तक है, और लैम्डा की वैल्यू आपकी कहाँ लाई करेगी, 0 से इन्फिनिटी के अंदर अंदर। मीन आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अब आता है इसका क्वेश्चन है, आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अराइविंग एट अ टेक अवे एवरी 15 मिनट्स। अब देखा ना, एक इंटरवल पूछ दिया है 15 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, आपको लैम्डा गिवन है, पैरामीटर पॉइजन का खाली एक लैम्डा होता है 0.2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 पे, एट मोस्ट 1 पे, मोर देन 2 स्टूडेंट अराइव एट अ टाइम भी। आपको एक्स निकालना है डिफरेंट डिफरेंट में, आपको फॉर्मूला पता है, एक्स 0 पुट कर देंगे तो 0.2 आपका लैम्डा है, उसकी पावर एक्स होती है तो वो 0 है अभी, ई की पावर माइनस लैम्डा 0.2 अपॉन में 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो ये आपका आज आपको क्वेश्चन में ई की पावर अगर आपकी 0.02 है या जो भी है वो आपको गिवन होगी। ठीक है, आपको पूछा है एट मोस्ट 1। ठीक है, 1 या 1 से कम, तो 1 या 1 से कम में क्या क्या आएगी, या तो एक्स की पावर 0 मतलब एक्स की वैल्यू 0, या फिर एक्स किस पे 1 पे। तो आपको 2 ही इवेंट निकालने हैं, 0 हमने निकाल ही लिया था, 1 का आप निकाल लेंगे, अब क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1 ई की पावर माइनस 0.2 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, वो भी 1 ही होता है। तो ये आपका निकल आएगा दोनों का सम करके। पूछा है एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 + 3 मतलब कि n तक, जहां तक आपका इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब आपका 1 या 0 नहीं आना चाहिए, तो आप 1 में से क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0
प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस कर दो, है ना। आपसे पूछा पूरे एलिमेंट में से इतना हिस्सा बताना है, तो इतना निकालना तो मुश्किल है, तो आप क्या करो, टोटल तो 1 के इक्वल ही होगा, तो 1 में से जो ये वाला पार्ट हो चुका है उसे माइनस कर दो। तो 0 और 1 की नहीं मांगी है, तो आप 1 में से 0 और 1 की माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी, तो इतने एरिया की निकल आएगी। ठीक है, कभी आपका एटलीस्ट मोड, एटलीस्ट का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा, ज्यादा तो इन्फिनिटी तक है। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका मीन क्या होता है, लैम्डा ही होता है। वेरिएंस भी इसका लैम्डा होता है, इसलिए कहते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का खाली 1 पैरामीटर है। और बायनोमियल के क्या है, 2 पैरामीटर हैं। उसके क्या होते हैं, एन एंड पी, एन एंड पी। अब आता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके नॉर्मल आते हैं, यूनिफॉर्म आते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। नॉर्मल क्या है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें हम नॉर्मल कर्व होता है हमारा बेल शेप, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कर्व में बनाते हैं। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अबाउट म्यू, टेल डिस्ट्रीब्यूशन नेवर टच एक्स एक्सिस, जिससे मैंने टच कर दिया ना, वो कभी टच नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं असिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक, इस वर्ड, इस चीज को जरूर याद करने ना, मेरे नेट में भी ये क्वेश्चन आया था जब मैंने अपना कॉमर्स का एग्जाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल इज फुली डिस्क्राइब बाय 2 पैरामीटर। इसके 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो आपका म्यू, एक आपका वेरिएंस। ठीक है, और एरिया अंडर नॉर्मल कर्व क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 होता है, इसके अंदर का एरिया 1 के इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला, इसका फंक्शन कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका कैसे लिखा जाता है। आपका ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कि हमें ये पता है कि ये लैम्डा की, प्रीवियस ईयर मैंने 2019 का जो क्वेश्चन कराया उसके अंदर था ये होता है x माइनस म्यू का होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और वैल्यू इसकी कहाँ लाइक करती है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। म्यू हमारा मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड वेरिएंस हमारा ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इज एक्स रिप्रेजेंटेटिव बाय की एन है म्यू, और ये वेरिएंस, ये इसके 2 पैरामीटर हैं। ये ऐसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं, किसके 2 पैरामीटर क्या हैं, म्यू और वेरिएंस। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू यूज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जो उसका फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो उसके लिए उसका एक दूसरा ऑल्टरनेट आया था, हम एक्स में से म्यू की पावर माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन। जेड हम कैसे निकालते हैं, x minus mu divided by standard deviation. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखें क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म वेरिएबल हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवर अ इंटरवल। अब क्या होता है इसमें वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसमें किस में आती है, इंटरवल्स में आती है। इसका फंक्शन कैसे लिखा जाता है, ये मेनली फंक्शन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके मैचिंग में आ जाते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसका फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, a डिवाइडेड बाय b माइनस में a, और x की वैल्यू a एंड b के बीच में लाई करेगी, और अगर जीरो अगर फंक्शन हुआ तो वो कोई भी और वैल्यू आई तो वो जीरो हो जाएगी, मतलब a और b के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब उसका मीन कैसे निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मीन निकलता है 1/2 b प्लस में a। और वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस निकालना है तो b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉल इन सम इंटरवल से सी एंड डी। मान लो प्रोबेबिलिटी निकालने को इवेंट सी और डी में हुआ है, तो हम कैसे इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, पी एक्स जब इवेंट आपका सी और डी में हुआ है तो सी माइनस डी अपॉन में बी माइनस में ए। ठीक है, और ये आपका फंक्शन है। अब आते जैसे क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होगा। मार्क्स गिवन है आपको सर्टेन एग्जामिनेशन के, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। इंटरवल दिया आपका 50 to 70। ठीक है, तो 50 और 70 आपका इंटरवल है, मतलब कि बी आपका 75 है और ए आपका 50 है। फंक्शन मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, फंक्शन है आपका ए बी माइनस में ए, आपकी ए की एक्स की वैल्यू ए और बी में लाई करेगी, जीरो अगर कोई और एलिमेंट कोई और वैल्यू आई, इसका मतलब 1 में 75 माइनस 50, जब आपकी एक्स की वैल्यू 75 एंड 50 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब मीन कैसे निकलता है आपका, 1/2 बी प्लस में ए, तो ये निकाल दिया। वेरिएंस कैसे निकलता है, बी माइनस में ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ठीक है,
इंटरप्रिटेशन हमने कर लिया कि एग्जामिनेशन में कितने एवरेज मार्क्स आए हैं 62.5 और वेरिएंस है 52.083। अब आता है फॉर कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बाय इंटरवल ए एंड कॉमा बी वेयर ए ग्रेटर देन बी, हमारा बी ग्रेटर है ए से, तो मीन कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एनी पॉजिटिव वैल्यू, खाली पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एक्स इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस। इसमें भी पैरामीटर खाली एक है, रैंडम, दैट इज लैम्डा। उसको हम लिखते कैसे हैं फंक्शन को, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और 0 अगर कोई और वैल्यू आई तो, मतलब अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। इसमें खाली कौन सी वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, याद रखना कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं कि खाली पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। अब आपने इसका क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक फोन कॉल मिनट्स गिवन है, पैरामीटर लैम्डा गिवन है आपको 0.01। इफ समवन अराइव इमीडिएटली अहेड of you at a public telephone booth, what is the probability of you will wait for at least 20 minutes? at least 20 का मतलब 20 या 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा खत्म मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया ना, खाली पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे 20 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। फंक्शन क्या होगा, लेमडा, लेमडा क्या है 0.01 ई की पावर माइनस 0.1 एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कैसे करना है, मेन मेरे को ये सारी प्रॉपर्टीज बतानी है, कब ये होती हैं, कब लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है। ये मैंने पूरा एक इसको दोबारा से आपकी सारी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी। मैंने आपको यहाँ पे सारे एक साथ फॉर्मूले लिखे हुए हैं सबके। ठीक है, क्या क्या उनका फंक्शंस होता है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से क्लियर किया है शॉर्ट शॉर्ट में आपको कि क्या क्या इनके फंक्शंस आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको जो चीजें बता रही थी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकलता है, तो उसका फॉर्मूला है ये। ऐसे ही काई स्क्वायर का भी निकलता है, उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे कल की स्लाइड में। कॉन्टिन्यूस का मैंने अभी आपको बताया था, फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखो, ट्राई करना सॉल्व करने का कि आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, मतलब कि आपको जो फंक्शन गिवन है कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एफ डी एक्स किसके इक्वल होगा, 1। आप इस फंक्शन को इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका जैसा क्वेश्चन हमने किया है आपका प्रीवियस ईयर में, मैंने प्रैक्टिस कराई है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है 20 to 40। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन आपका 35 है। ठीक है, तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लेस देन 35, तो मतलब कि आपका इंटरवल क्या है, 20 to 40 गिवन है, 20 to 40। ए आपका 20 है ना, और बी आपका क्या है, यहाँ पर 40 है, तो आपको लेस देन 35 निकालना है। आपको पता है ना कि ए और बी के बीच में ही एक्स लाई कर सकता है, तो 20 और 40 के बीच में ही, तो आपको पता चल जाएगा ना, जब आप लेस देन 35 निकालना है तो आपको कहां से शुरुआत करनी है, 20 to 35। यहाँ आप 0 to 35 नहीं लेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब अगर आपने कुछ और वैल्यू ली इसके अलावा, तो आपका आंसर क्या आएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। तो इसलिए आपने 20 to 35 लिए। नेगेटिव यूनिफॉर्म में नेगेटिव तो होती ही नहीं है, तो आप 0 तो पहले 20 लेते, 0 से 20 आपका फंक्शन क्या रहता, 0 dx, प्लस में फिर आप 20 से 35 जाते, उसके लिए आपका फंक्शन क्या बनता, ये जो आपका फंक्शन होता है 1/b माइनस 1 dx। ठीक है, तो हमने इसको पहले ही नहीं लिया, हमने 20 to 35 वाला ही डायरेक्ट ले लिया। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपका फंक्शन क्या बना, 1 में 40 माइनस 20 0.05। इसका आप, इसकी वैल्यू आपकी जब कब लाई करेगी 20 और 40 के बीच में, आपको बताना है 35 पे, तो फंक्शन आपका क्या हो गया 0.05 dx। इसको आपको निकालना है 20 to 35। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है 0.05, अंदर क्या बचेगा, खाली x। उसमें एक बार आप 35 रख के देखें, एक बार 20 रख के देखें, दोनों को माइनस कर देंगे, 0.05 है, 35 माइनस 20, तो आपका आंसर आ गया 0.75। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी जब आपकी लेस देन 35 है, तो आपका आंसर क्या होगा 0.35। देखो बहुत ईजी है, बताना नहीं आता तो कल दोबारा डिस्कस करेंगे। So that's all for today. I hope you guys like this session. So thank you. So please like, share and subscribe my channel. कल हम और questions practice करेंगे. Bye bye.